हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी यूपीएससी। तो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है लोकपाल पे, जिसमें हम जानेंगे कि जो ओम्बड्समैन है, जिसे हम लोकपाल के नाम से भी जानते हैं इंडियन ओरिजिन में, उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया और इसके हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में क्या मायने हैं, कैसे ये स्टेट पे एक नज़र रखने वाली संस्था के रूप में या फिर अथॉरिटी के रूप में जानी जाती है, और किन किन लेजिस्लेचर या किन किन एग्जीक्यूटिव पे ये नज़र रख सकती है, और कैसे जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो फेल हुआ प्रोवाइड करने के लिए क्या अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो हम इसको इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्ट कब आया, जैसे टॉपिक के नाम से है, ये 2013 में आया था। तो हम देखेंगे कि कैसे, किन कारणों से या फिर किन वजहों से ये आया है और इसके क्या मायने हैं और इसके क्रिटिसिज्म क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था वो बहुत ही एक तरीके से असक्रिय या फिर सक्रिय नहीं था, जिसके कारण हमें लोकपाल की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट किसे भेजता है, वो सीबीआई को भेजता है टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन। जो भी एलिगेशन किसी पे लगाया गया है, किसी पब्लिक सर्वेंट पे, किसी लेजिस्लेचर पे, तो सीवीसी किसे भेजता है, सीबीआई को। सीबीआई किसके अंडर में है, हमारे गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्टली। तभी इसे सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट का नाम भी दिया। तो इसी के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि यहीं से इसका फेलियर्स देखने को मिल सकता है कि कोई स्टेट क्यों अपने पे एलिगेशन का जो मुद्दा है वो एकदम क्या करवाएगी, एकदम एलिगेशन को सही ठहराएगी। कोई भी स्टेट नहीं चाहेगी। तो इसलिए ही जो सीवीसी था वो क्या था, सीवीसी वाज वेरी माइल्ड, दैट्स वाई वी नीड लोकपाल। तो हम देखेंगे लोकपाल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सीवीसी से अलग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से अलग है। तो उसके बाद क्या है, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कौन से एक्ट के द्वारा हुई थी, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। और लोकपाल किसके लिए, यूनियन के लिए, और लोकायुक्त स्टेट के लिए। द इंस्टीट्यूशंस आर, जो ये इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, स्टैट्यूटरी है। मीन्स ये पार्लियामेंट्री, बेसिक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से होकर बनी है। जैसे पहले लोकसभा से पास होकर फिर राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। तो नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से ये बनी है, प्रोसेस से बनी है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी लॉ का दर्जा दिया गया है। और ये इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, कोई भी ये सब याद रखने की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। द पोर्शन दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया, स्वीडन से आया। तो ये क्या करती है, ये स्टेट पे नज़र रखने की एक अथॉरिटी है। स्टेट पे क्या रखती है, नज़र रखती है कि ये अपना कार्य सही से कर रहे हो। और जो एलिगेशन के चार्जेस हैं उसको भी देखती है कि अगर किसी पे एलिगेशन लगा है, किसका, करप्शन का, तो किस वजह से लगा है, क्या ये सही है, तो उसको क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। सीवीसी और लोकपाल में एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि सीवीसी जो भी एलिगेशन के चार्जेस है वो हैंड ओवर करती है किसको, हैंड ओवर टू सीबीआई। क्योंकि इनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है। किसके पास, सीवीसी के पास, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास कोई भी क्या नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है। लेकिन वहीं लोकपाल को क्या शक्तियां दी गई है कि वो कोई भी एलिगेशन या करप्शन के चार्जेस जो भी दावा कर रहे हैं वो अपने आप इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इन्वेस्टिगेट बाय ओन, यही इनके पास खुद की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। आई होप समझ में आया हो। इसलिए एक तरीके से स्वतंत्र रूप में कार्य कर सकती है। और इसमें भी देखेंगे अभी कि कौन कौन से मेंबर होते हैं जो लोकपाल को नियुक्त करते हैं, सिलेक्शन कमेटी में कौन होते हैं, इनके टर्म्स क्या हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं।
माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देख लेते हैं हम कि लोकपाल को लाने की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो इसकी सबसे मेन वजह है माल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे प्रशासन में जो कमियां हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, वायलेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो हमारी इनमें मदद कर सके, एक रिट्स डालेंगे और सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोवाइड करवा देंगे, या जो भी जिन भी अधिकारों का हनन हुआ है उसकी पूर्ति कर देंगे। लेकिन हम हर छोटी छोटी बातों को लेके कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए अगर कोई भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, मतलब कि माल एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्टिव वर्ड है, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त करना, या शिक्षा की जो सही व्यवस्था है वो नहीं मिलना, या किसी के लिए स्वास्थ्य समस्याएं, या फिर किसी के लिए बिजली समस्याएं, ये सब माल एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। तो ये अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना उचित नहीं है उतना, इसलिए हमारे देश में लोकपाल की व्यवस्था बनाई गई, जो बेसिकली किस पे जोर देता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए। तो इसी के कहने पे, मतलब जो माल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब्जेक्टिव वर्ड, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो उसी लिए हम एक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पे रिलाई करते हैं, वो है रिचर्ड क्रॉसमैन के द्वारा दी गई है। डेफिनेशन में क्या आ जाता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड बाय रिचर्ड क्रॉसमैन। कैसे डिफाइन किया गया है, जो भी बाइसनेस है कि रिच को, अमीरों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, गरीबों को कम किया जाता है, बाइसनेस की जाती है। और ये क्या है, नेगलेक्ट, कहीं पे बीमारी फैल रही है हमारे देश में, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कुपोषण की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इनअटेंशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। डीले, कार्य में डेंगू फैल रहा है, या डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, तो उसमें क्या देरी की जा रही है। और इनकॉम्पिटेंस मीन्स कि जापान जैसे देशों में पोल्यूशन से लड़ने के लिए हाइड्रोजन से संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ इंडिया चांद पे पहुँच चुका है, फिर भी क्या है, पोल्यूशन से लड़ने की सही व्यवस्था नहीं है। इनएप्टीट्यूड, कार्य करने की शुद्ध कुशलता है वो हम में है, लेकिन हम दिखाते नहीं है। फिर उसके बाद आर्बिट्रेरीनेस, मतलब जो सरकार को सही लगे वही वो करती है। क्या कहते हैं, जो प्रोग्रेस के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, अपनी मनमानी से जो भी है वो कार्य करती हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। तो आई होप समझ में आया हो कि माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कौन कौन से इन जो डेफिनेशन है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और माल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा क्या यहाँ पर मतलब था। आई होप समझ में आया हो। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई गई। अब देखते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड ओम्बड्समैन का। इन 1809 द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाज इनॉग्रेटेड ऑफिशियली इन स्वीडन। कहाँ पे बनाया गया है, स्वीडन में। 1809 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया। ये सब बेसिक टर्म है, ये याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस पता होना चाहिए स्वीडन में है। से इसका ओरिजिन हुआ था। उसके बाद इंडियन कॉन्सेप्ट में कब आया, इंडियन ओरिजिन में कब आया, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली ब्रिटिश से प्रभावित था, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारी पे, उसके बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे संस्कृति पर हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश में कब आया, ये वाइट रिपोर्ट के बाद आया। ये वाइट रिपोर्ट आई थी 1961 में, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसको अडॉप्ट कर दिया था। किसको, ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट को, ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट को। तो इसके बाद ही हमने भी इसको शामिल करने की कोशिश की, कब, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन 8 नाकाम कोशिशों के बाद ये कब हमारे उसका भाग बना, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का भाग बना 2013 के बाद, जो मेनली कह सकते हैं अन्ना हजारे का करप्शन जो आंदोलन था, उसके बाद ही इसको एकदम हाईलाइट किया गया। और उससे पहले भी जो फर्स्ट ARC रिपोर्ट आई थी, सेकंड ARC रिपोर्ट,
और अशोक कुमार सेन जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने भी इसको लाने की कोशिश की। और इसके बाद देखेंगे कि जो एल.एम. सिंघवी साहब है उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड क्या किया, कॉइन किया। सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया, कौन से वर्ड का, लोकपाल का। सबसे पहले लोकपाल वर्ड का यूज़ किया। इससे पहले से ओम्बड्समैन के नाम से ही जाना जाता था। तो आई होप समझ में आया। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो यही बताया गया इसमें कि जो इसका बैकग्राउंड क्या था, इंडिया में कब आया है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन के द्वारा। अशोक कुमार सेन के द्वारा क्या किया गया, पेश किया गया इन पार्लियामेंट। कौन थे, लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे 1960s के पास में। द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त वर कॉइन्ड बाय एल.एम. सिंघवी इन 1963। तो ये सब याद रखने की आवश्यकता है कि ये भी पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं इसको। इन 1966 द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेड द सेटिंग up to independent authority at the central and the state level to complain against the public functional including MPs। तो फर्स्ट ARC रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया कि हमारे पास हमारे यूनियन में और हमारे एक स्टेट लेवल पे क्या होना चाहिए, ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमारे स्टेट पर नज़र रखे, हमारे MP MLAs पर नज़र रखे। तो आई होप पता है कि कोई किसी पे भी नज़र रखे किसी को पसंद नहीं है, तो ये फिर भी क्या ठहरा, स्टेट। तो जाहिर सी बात है इनको भी पसंद नहीं आती होगी ऐसी अथॉरिटी जो उन पे उनके कार्यों पर नज़र रख सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी ले सके। तो इसलिए इसको डिले किया गया, इसको बार बार खारिज किया गया, लोकपाल की जो कॉन्सेप्ट है उसको। तो सबसे पहले फिर यहाँ देख लेते हैं अब टिल 2011 8 अटेम्प्ट्स वर मेड। 2011 तक 8 बार कोशिशें की गई ताकि बिल लाया जा सके, लेकिन सब क्या हुए, फेल हुए। क्योंकि स्टेट पे नज़र रखनी है और स्टेट को ही कानून बनाना है, तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये सब क्या हुए, फेलियर हुए, क्योंकि स्टेट को ही कानून बनाना था और स्टेट अपने पे ही नज़र रखवानी थी। In 2002, the commission to review the working the constitution, ये सब ऐसे ही हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि सेकंड ARC रिपोर्ट 2005 में आई थी। वीरप्पा मोइली से ने जो क्या किया था, चेयर किया था, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया था। और जो मेनली क्या हुआ था, जो 2013 में अन्ना हजारे जी का करप्शन मूवमेंट था, आंदोलन था, उसके बाद ही प्रणब मुखर्जी ने इसको ध्यान में रखते हुए इस पर सिग्नेचर किए थे, और उसके बाद ही एक तरीके से हमारे जो इंडियन लॉज में आ गया था लोकपाल का कॉन्सेप्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 के नाम से। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे पुल प्रेशर ऑन द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए पर, जो यूपीए की सरकार थी उस टाइम, उस पर जोर दिया, उस पर दबाव डाला कि ऐसे संस्था आई जाए, ऐसी अथॉरिटी आई जाए। इसी के बाद प्रेसिडेंट ने 1 जनवरी 2014 को एक तरीके से फोर्स में लाया गया सिग्नेचर के बाद, लेकिन ये 2013 में ही पास हो गया था, इसलिए एक्ट ऑफ 2013 कहते हैं। लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इसमें कितने मेंबर पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे इसमें पीपीटी में है कि एक मेंबर होगा जो एज ए चेयरपर्सन और 8 अलग अलग मेंबर। तो कैसे नियुक्त होंगे, सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, अभी देखते हैं। लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ये सब आपके आंसर में लिखने में क्या होगी, हेल्प करेगी ऐसे टर्म, क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, हमें एक सिस्टमेटिक वे चाहिए जो हमारे आंसर को क्या बनाए, एकदम परफेक्ट बनाए, एक अच्छा रूप दे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लोकपाल इज ए मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी है लोकपाल। मल्टी मेंबर में कितने मेंबर आते हैं, 1 चेयरपर्सन है और मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स।
1 चेयरपर्सन और मैक्सिमम कितने 8 मेंबर्स। चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल शुड बी, कौन होंगे चेयरपर्सन, जो मेन लीड करेंगे वो कौन होंगे, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एमिनेंट पर्सन, इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी, जिसके पास इम्पेक्केबल इंटीग्रिटी है। इंटेग्रिटी भी लिख देते नॉर्मल तौर पे तो चलता, लेकिन यहाँ लिखा गया है इम्पेक्केबल इंटीग्रिटी। तो यही एक क्रिटिसिज्म का जरिया बना है, ये सब्जेक्टिविटी का जरिया बना है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो जिसपे आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हो, किसमें एक्सपर्टीज मिनिमम ऑफ अकॉर्डिंग टू द, जिसके पास जो नॉलेज हो वो एकदम उच्च स्तर पर हो, सीधे तौर पर ये कहा गया है। अब देखते हैं 8 मेंबर्स हाफ विल बी द पब्लिक। तो इसमें क्या होगा, 50% कौन होंगे, जितने भी 8 मेंबर्स हैं उसमें से 50% होंगे जुडिशियल और 50% इनका रिजर्वेशन है। 50% मेंबर ऑफ विल बी द SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज एंड वुमेन से आएंगे। आई होप समझ आया हो। 50% कौन होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, 50% SC ST माइनॉरिटीज और OBCs और वुमेन्स सेक्शन से आएंगे। तो यहां तक कर दिया हमने। अब देखते हैं जो नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे उन पे कम से कम 25 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लगभग। आप देख लें टर्म और अपॉइंटमेंट कि इनकी टर्म कितनी है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर्स इज 5 years टिल द एज ऑफ, 5 साल की टर्म है अगर वो 66 के भी है या 67 years के भी है, तो जब तक उनकी एज 70 years नहीं हो जाती, 70 वर्ष नहीं हो जाती, तब तक उनको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। आई होप समझ में आया हो। 5 years या फिर जब तक वो 70 वर्ष के नहीं हो जाते। अगर उनकी 55 है तो उनकी 60 में ही रिटायरमेंट हो जाएगी इससे। लेकिन अगर उनकी 68 भी है तब भी 5 साल की टर्म होने के बावजूद भी 70 में क्या हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। इससे हमारा ये मतलब है। आई होप समझ में आया हो। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी उन्हें रिकमेंड करेगी किन्हें, प्रेसिडेंट को, कि कौन से मेंबर हमारे किसमें होने चाहिए, लोकपाल के मेंबर होने चाहिए। तो आगे देखेंगे कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयर पर्सन ऑफ, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, चेयरपर्सन होते हैं उस सिलेक्शन कमेटी के। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगी। ये सब हमारे सिलेक्शन कमेटी के पार्ट हैं, जो उस टाइम जब बना रहे थे तब थे। लेकिन उस टाइम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या हो गए थे, एब्सेंट हो गए थे, उस दिन आए नहीं थे, उन्होंने अटेंड करने से मना कर दिया था। तब भी उसके बावजूद भी लोकपाल बिल पेश किया गया, उसके बावजूद इम्प्लीमेंट किया गया। तो सिलेक्शन कमेटी में देख लिया हमने प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यहाँ पर स्पीकर, वन चीफ जस्टिस और जज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर। अब देखते हैं कौन है, चीफ जस्टिस होंगे और जो जज होंगे किसके द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे, मिनिस्टर के द्वारा। और उस टाइम कौन थे, जस्टिस बोबड़े थे। तो ये 4 होंगे, स्पीकर, चीफ जस्टिस, लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, वन एमिनेंट जुडिक्शन। और इसके बाद फॉर इंक्लूडिंग फॉर सेलेक्टिंग द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्च ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट। तो इसमें सबसे जो बेस्ट मेंबर होंगे हमने देख लिया सिलेक्शन कमेटी में कौन 5-6 मेंबर होते हैं। सर्च कमेटी अंडर द लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, DOPT मीन्स, आई होप आपको पता हो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है, जो क्या करती है,
वो बताती है कि किसका इंटरेस्ट है, आप बताइए, आपको लोकपाल बनने में इंटरेस्ट है, ये सब पूछती हैं। तो कौन बताती है? डीओपीटी, वो बताती है कैंडिडेट के नाम। इसके बाद द सिलेक्शन पैनल में नॉट नेम सजेस्टेड बाय द सर्च कमिटी। तो ये सब जो हमें कैंडिडेट है उनको बताना होता है, किनको? डीओपीटी को बताना होता है, क्योंकि वो सर्च कमेटी के रूप में कार्य करती है। सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंड करती है और सिलेक्शन कमेटी क्या करती है? सेलेक्ट करती है कि हु विल बी द लोकपाल। और ऐसे ही हमारे पहले जो लोकपाल बने वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, जो फॉर्मर सीजीआई भी थे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इज करेंटली, उस समय की बात है, जिनकी हिस्ट्री थी। हम आगे देखते हैं। फंक्शन, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमने देखा कि पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, जिनके ऊपर पिक्चर थी। उनको कैसे बनाया गया, कौन कौन से मेंबर थे उनमें, कौन से सिलेक्शन कमेटी में थे, उनकी जो टर्म थी वो कितनी थी, इनको क्यों लाया गया, माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और 8 बार फेल होने के बावजूद ये 9वीं बार में कि कैसे पास हुआ, कौन कौन सी एआरसी रिपोर्ट में कब कब इसका जिक्र किया गया, और पहली बार इस टर्म को, जो टर्म है लोकपाल, उसको कब किसने यूज़ किया? एलन सिंघवी ने। और पहली बार जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट था वो पार्लियामेंट में किसने पेश किया? लॉ मिनिस्टर ने। कौन थे वो? अशोक कुमार सेन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। उसके बाद अब देखते हैं फंक्शन क्या है, इनके कार्य क्या है, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हमने इसका पहले भी जिक्र किया है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। इफ द लोकपाल रिसीव अ कंप्लेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, then can initiate the investigation, complaint found true in the investigation। तो यही बताया गया है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लोकपाल ने क्या किया, कोई एलिगेशन देखा किसी एमपीस पे भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी, तो उस पर क्या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है लोकपाल। लेकिन वहाँ सीबीसी क्या करता था? वो अपने केस को किसको हैंड ओवर करता था? सीबीआई को। लेकिन यहाँ लोकपाल क्या है? खुद ही एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। तो वो जो भी केस है वो खुद ही अपने आप क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो यहीं पे बताया गया है। और डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है, जो भी उसके कंसिक्वेंस होंगे उसके बेसिस पे। द चेयरमैन ऑफ द लोकपाल एंड shall enjoy the same salary and allowance चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लोकपाल की सैलरी उतनी ही होगी जितनी एक सीजीआई की होती है, यही बताया गया है यहाँ पे से। और मेंबर की उतनी होगी जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। तो यही बताया गया है यहाँ पे, इतना कुछ खास नहीं था जानने के लिए कि लोकपाल की सैलरी कितनी होगी, एक सीजीआई के की जितनी होती है उतनी, और मेंबर्स की कितनी होगी, जो है 8 मेंबर्स हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी जितनी सैलरी होती है उतनी सेम, बस और कुछ नहीं है। अब एज पर द प्रोविजन ऑफ लोकपाल एक्ट इट कैन इन्वेस्टिगेट द पर्सन। अब देखते हैं कि जो लोकपाल के दायरे हैं, ज्यूरिडिक्शन है, वो किस हद तक है, वो किन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किन मुद्दों पे कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। लिमिटेशन क्या है इनकी, पहले देख लेते हैं किसे या किन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, इट कैन इन्वेस्टिगेट द प्राइम मिनिस्टर, जो बहुत बड़ी बात हो गई, और जो भी करंट और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उन्हें कर सकती है। ये सारे जो यहाँ पर 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सबको क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऑल द क्लास 1 ऑफिसर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर, इन सबको क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऑन अ करप्शन चार्ज या उनकी ड्यूटी से रिलेटेड चीज़ों पर। आई होप समझ में आया हो। तो ये सब पढ़ लेना आप, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इनकी लिमिटेशन क्या है? तो इनकी लिमिटेशन है कि वो प्राइम मिनिस्टर को किन में नहीं कर सकती, अगर उनका मैटर क्या है, किस मैटर से है, एरोस्पेस से है या स्पेस से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है,
मिलिट्री से रिलेटेड है, और भी चीज़ों से अगर प्राइम मिनिस्टर का संबंध है तो उन मैटर पे क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। कौन? लोकपाल। लेकिन ये भी एक क्रिटिसिज्म के रूप में उभरता है कि प्राइम मिनिस्टर के और क्या कार्य हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन ही तो है वो, उनका तो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन उतना होता नहीं है, तो उनको उसमें दायरे में क्यों नहीं रखा गया इंटरनेशनल रिलेशन को? या आई नो इट्स अ कंसर्न ऑफ इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, बट इट्स ऑल्सो रेज द डाउट वाई द पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनको एक्सक्लूड क्यों किया गया इन सब चीज़ों से, क्योंकि उनके मुख्य कार्य तो यही है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म के रूप में उभरता है। तो इस पे आगे डिबेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। द लोकपाल एंड द मैंडेट्स, स्पेशल पावर्स। तो स्पेशल पावर्स यही बताया गया, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो सीवीसी है वो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैंड ओवर द केस वट एवर दे फाइंड लाइक फॉर अ करप्शन ऑन अ एमपी, जो भी एमपीज एमएलएज या क्लास 1 ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर पे करप्शन चार्ज अगर देखते हैं तो वो सीवीसी क्या करती है, सीबीआई को हैंड ओवर करती है केस, और वहीं लोकपाल क्या करता है, खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो यही है स्पेशल पावर्स, और कुछ नहीं है इसमें। जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल एंड प्राइम मिनिस्टर, तो ये बताया गया। देखिए जुरिडिक्शन क्या है। द लोकपाल नॉट जुरिडिक्शन ओवर प्राइम मिनिस्टर एंड एमपीज इन द मैटर ऑफ एनीथिंग इन द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट में कहा गया, एमपीज ने या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या फिर किसने, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी अपने संसद में कहा, वो मायने नहीं रखता, उस पे कोई भी क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती। हु इज डायरेक्टर ऑफ मैनेज द एनीबडी सोसाइटी सेंट्रल ऑफ। तो यही बताया गया इन सब में क्या है, और जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से चीज़ें हैं, सिक्योरिटी से जुड़ी चीज़ें हैं, इन सब से जुड़ी चीज़ें हैं, स्पेस से, यही इनकी जुरिडिक्शन है। इसके तहत भी प्राइम मिनिस्टर पे कार्य नहीं किया जा सकता। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये हमने दोबारा डाल दिया था। अब क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म में वही होता है कि जैसे जो भी बड़ी अथॉरिटी होती है लाइक सीबीआई, केज्ड पैरेट के रूप में भी किसको कहा गया, तो जो भी बड़ी अथॉरिटी होती है विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो वो गवर्नमेंट के इशारे पे ही क्या करेगी, कार्य करेगी, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं भी है, हमने प्रीवियस एग्जांपल देखे हैं, अभी एक महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला, और पहले भी हमने टीएन सेशन को देखा है जो इलेक्शन कमीशन के रूप में कार्य कर चुके हैं। They are also appointed by the central government, but they are not biased towards the government. They perform as an act or as an एक स्टेट एक्टर या यूनियन एक्टर के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे। वो किसके रूप में कार्य कर रहे थे? पब्लिक इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में। दे आर द ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट it is the term coined by the TN session. They are working for India, not for government of India. लोकपाल is not free from political। अब इसके क्रिटिसिज्म देखते हैं। लोकपाल क्या है? फ्री नहीं है किससे? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। क्यों? क्योंकि यही प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लोग स्पीकर है, यही सब इनको अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटिंग कमेटी में यही सब होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो उनके हित में ही रहकर कार्य करेगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड इन वेरी वे, देयर इज नो करप्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड हु इज द एमिनेंट जुरिडिक्शन। और इसमें एक एमिनेंट जुरिडिक्शन का उसमें टर्म में लिख दिया था कि एमिनेंट जुरिडिक्शन
या जूरिस्ट होना चाहिए। तो इससे क्या तात्पर्य है, ये भी एक क्रिटिसिज्म के रूप में उभरता है। पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी से क्या आपका मतलब है, ये सब टर्म में क्यों लिखा आपने, आप सिंपली लिख देते इंटीग्रिटी चाहिए पर्सन में। द 2013 Act did not provide the concrete immunity to the whistleblowers। और इसमें एक और मेन फीचर है या फिर बहुत ही ड्रॉबैक कह सकते हैं कि जो विसल ब्लोअर की गोपनीयता है वो उसको नहीं सिक्योर की जाएगी। मतलब जिसने भी करप्शन के चार्ज लगाए हैं किसी एमपी एमएलए पे, तो किसने लगाए, ये पूरे जो इन्वेस्टिगेशन होगी सबको पता होगा कि किसने लगाए हैं। इसमें कोई भी सिक्रेसी या फिर गोपनीयता नहीं रखी जाएगी। जो भी विसल ब्लोअर है उसका नाम इसमें डायरेक्ट रूप से दिखाया जाएगा। तो यही इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता। द प्रोविजन फॉर द इन्फ्लुएशन इंक्वायरी, तो यही आपको भी पता है, अगर कोई अपने आप को क्यों ही खतरे में डालेगा किसी एमपी एमएलए पे करप्शन के चार्ज लगा के या किसी भी एलिगेशन को लगा के, अगर उसकी गोपनीयता या सबके सामने उसको क्रिटिसाइज होना है, अगर वो गलत ठहराया गया तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। तो आई होप समझ में आया हो, ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसमें ये भी बताया गया कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, इसको कभी भी हटाया जा सकता है, या फिर जो भी प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ना रहकर वो एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि अगर इसकी क्या होती है, इसका हनन भी होता है तो कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई भी हम कहीं भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अपील नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ड्रॉबैक के रूप में है। तो आप इस सबको पूरा सही से गहराई से समझ लेना या पढ़ लेना, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस स्टेट लेवल के जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में जो देखे जाते हैं एग्ज़ाम, उनसे रिलेटेड है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।